आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बहुत सिंपल सा केस है। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम रिफ्रैक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना दें तो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब अगर हम जिस इंसिडेंट रे सपोज θ1 एंगल पे जा रही थी और रिफ्रैक्टेड रे θ2 एंगल पे जा रही है, तो अगर मैं इंसिडेंट रे को θ2 एंगल पे डालूंगा तो रिफ्रैक्टेड रे पहले वाले मीडियम में अगर निकलेगी तो θ1 एंगल पर ही निकलेगी। इस चीज को थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। अगर इंसिडेंट रे θ1 एंगल पे जा रही थी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो θ2 एंगल पे बेंड हो गई। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं जिसमें इंसिडेंट रे लिक्विड के अंदर से आ रही है जो कि θ2 एंगल पे इंसिडेंट होती है। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो जो फर्स्ट मीडियम है उसमें जा रही है तो θ1 एंगल पर ही निकलेगी। यानी आपने एंगल आर को एंगल आई बना दिया तो एंगल आई एंगल आर बन जाएगा। तो यही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। इस बेसिस पर हम स्लैब का केस देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। ये अपने पास एक स्लैब है जिसमें इंसिडेंट रे आई और रिफ्रैक्ट हुई। यहाँ पर एयर बाहर मीडियम मान लेते हैं, अंदर ग्लास का मीडियम है। एयर से ग्लास से आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। उसके बाद अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। हाँ, इस केस में जैसा कि हमने अभी अभी देखा, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल आर ही होगा जो इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसका मतलब अगर हम देखें तो पहले एयर से ग्लास में जा रही थी, अब ग्लास से एयर में जा रही है। पहले जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बन चुका है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग बाद वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इस केस में। तो रिफ्रैक्शन एंगल इस सरफेस का इंसिडेंट एंगल बन जाएगा। यानी अगर मान लो ये थीटा है तो उस केस में ये भी थीटा होगा। और अगर ये दोनों थीटा है इसका मतलब ये रे और ये रे पैरेलल है। तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो उस केस में यहां पर रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में ये गैप आ जाएगा। इस गैप को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो इस लेटरल शिफ्ट की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि इसका थिकनेस कितनी है और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। अगर हम इस लेटरल शिफ्ट की वैल्यू लिखना चाहें तो ये आती है d इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर होल अपॉन कोस आर। ये लेटरल शिफ्ट की वैल्यू आ जाती है। इसमें लेटरल शिफ्ट को निकाल भी सकते हैं हम। ये फॉर्मूला कैसे आया, बहुत आसानी से, थोड़ा सा पहले एक्सेल अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा। सपोज मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। दिस एंगल इज आई, दिस वन इज आर, नाउ दिस वन इज आर। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं तो इस केस में ध्यान से हम देखें, ये अपने पास थिकनेस ऑफ स्लैब टी। तो इस केस में अगर मैं इसको देखूं तो ये टोटल डिस्टेंस टी होगी। इस टी डिस्टेंस का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा टी सेक आर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसका ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस कोस आर इक्वल टू टी होगा। तो आर इक्वल टू होगा, टी इक्वल टू होगा दिस सेक आर। ये वाली लाइन जो होगी, इस लाइन को हम एस बोल सकते हैं। तो एस कोस आर इक्वल टू टी है, एस कोस आर इक्वल टू टी है। तो हम कह सकते हैं एस इक्वल टू टी सेक आर। टी सेक आर ये हो गया। अब हम इस वाले ट्रायंगल पे देखते हैं। इस वाले ट्रायंगल में देखें तो ये जो टी सेक आर है जो कि एस है वो हाइपोटेनस है, और ये अगर एंगल आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा और ये 90 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इससे देखें तो ये एंगल, सॉरी, अगर मान लो ये एंगल आई है और ये आर है तो ये टोटल हो जाएगा आई माइनस आर।
आई माइनस आर देखें हम, तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस कॉस आई माइनस आर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगा, हाइपोटेनस साइन आई माइनस आर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, जिसे हमने बोला है लेटरल शिफ्ट यानी डी। तो डी इक्वल टू हो जाएगा एस साइन आई माइनस आर। ना अगर मैं एस की वैल्यू रखूं ऊपर से तो ये आएगी डी इक्वल टू टी सेकार, सेकार को मैं अब 1 कोस आर लिख सकता हूं, तो टी साइन आई माइनस आर और अपॉन कोस आर। तो इस तरह से हम लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं।